हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नारस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव विद यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था वेन रोहन का पूरा सच सबके सामने आ चुका है और मैडम यू को विंग ने उनकी जो सीए का पोजीशन है वो दे दिया है। इसके चलते सब लोग शॉक हैं, पर विंग के मन में बात ही कुछ और है। अब हम आगे देखते हैं। हम यानी कि मैडम यू बैठकर रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो दुखी में है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उनका भी सपना था, पर वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वो हमेशा जिम्मेदारियों से गिरे पड़ी थी और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपनी मम्मा और पापा को खो दिया था। उसके बाद उसके पूरा जिम्मेदारी उसके ब्रदर के सर पर लग गया था। वो अपने ब्रदर को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने सपनों को कभी भी किसी के सामने इजहार ही नहीं किया। उसके बाद उसकी शादी हो गई, बच्चे, और उसके बाद उसके ब्रदर और वो दोस्त नहीं रहे। इसके बाद उसका पूरा जिंदगी उलट के रह गई। विंग को प्रोटेक्ट करना, विंग को ध्यान रखना, अपने बच्चों को संभालना, इसी में हमारा मैडम यू फंस कर रह गई थी। और वो क्या करती, इसलिए कभी भी अपना सपना किसी के सामने नहीं बताया था। पर वो हैरान थी कि उनकी बेटी को कैसे पता चला कि उसका भी एक ड्रीम था। इसलिए वो हैप्पी थे। तभी हान उसके पास जाता है। वो मैडम यू को एकदम चीन से पकड़कर उसे उठाता है, बोलता है यू यू तो ऐसा बोलकर वो एकदम रुक जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं इसका मतलब तुम्हारा वही सपना था, तुमने कभी भी क्यों नहीं बताया था? तो मैडम ये बोलती मैं कैसे बताती, मेरा भी सपना था। तुम जानते ना उस वक्त मॉम डैड नहीं थे, ब्रदर के ऊपर कितना जिम्मेदारी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने सपनों के चलते और कुछ मुसीबतें खड़ी करूं, इसलिए मैं हमेशा चुप रही। तो हाँ ना उसे कस कर गले लगा लेते हैं, बोलते मुझे माफ कर देना। हम चारों परिवार थे, दोस्त थे, शायद हम चारों ही हम सब थे। हमारी दुनिया, हमारे परिवार, सब कुछ हम चारों ही थे एक दूसरे के लिए। पर हम कभी भी तुम्हारे सपनों को देख नहीं पाया। सच में तुम्हारा बेटा तुम्हें समझ गया है। ऐसे बोलकर वो स्माइल करता है। तो ये भी बोलती है हाँ मेरा बेटा समझ गया है मुझे। और शायद अब ना जंशा को और यानली को, यानी चलो फेनमियन को भी थोड़ा गिल्ट हो रही थी कि क्यों वो नहीं समझ पाए अपनी वाइफ फीलिंग्स को। वो क्या चाहती है वो कभी उन्होंने पूछा नहीं। बस उन्होंने सोचा कि हाँ ये उनकी वाइफ है, वो उनके बच्चे संभालेगी, घर 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 सब कुछ संभालेगी, बस इतना ही सोचा। वो कभी भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा भी कुछ सपना है क्या, यू तुम कुछ बनना चाहती हो, कभी भी नहीं पूछा। अब वो क्या पूछते, कुछ भी नहीं पूछते। तभी मैडम ये बोलती है मुझे नहीं रोना होगा, मेरे बेटे को पता चल जाएगा, इसलिए भी मुझे अपने आंसू को पोंछना होगा। ऐसा बोल के हुए अपनी आंसू को पोंछती है, बोलती है चलो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तभी वो देखती है कि वहाँ से पिंग आ रहा था। शुयांग, सर्जन चंद, सांगवन तीनों भी आ रहे थे। सिर्फ वांगजी देख रहा था। उसे तो जलन आ रही थी। विंग मुझसे कुछ नहीं कहता। देखा वो इन तीनों से कितना कुल मिलकर अपना सारा दिल की बात बता रहा है। क्या ये तीनों इतना क्लोज है उसकी विंग की? यही सोचकर जल रहा था। अभी विंग आता है, अपनी मॉम यानी कि मैडम के पास जाता है, बोलता है मॉम क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों है? मॉम मैं जानता हूँ कि मैंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वापस से दे दी, पर मैं क्या करूँ मॉम? देखिए ना मुझे इस केस को भी हैंडल करना पड़ेगा, और हाँ मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, अब भूल गए क्या? मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा? और हाँ मैं लैंड कंपनी के साथ अपना कोलैबोरेशन भी साइन किया है, मैंने। मैं अभी इस और एक जिम्मेदारी को नहीं ले सकता मॉम। और हाँ प्लीज़ मॉम आप संभाल लेना, संभालेंगे ना मेरे लिए? ऐसा बोलती है। तो मैम उसकी मदर यानी कि मैडम ये भी बोलती है हाँ बेटा मैं संभालूंगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग भी गले लगा लेता है और वो लोग ऐसे ही बैठे थे। तभी हान बोलता है ठीक है। और हाँ अब
सीरियस बात बतानी है मुझे आप सबको। तो सब लोग ना एकदम शॉकिंगली देख रहे थे। तभी खान बोलते हैं, जितना भी फिंगरप्रिंट मिला है और हमने सबसे पूछताछ कर लिया है, पर यहाँ से इनमें से कोई भी हमारे बेंचिंग की मर्डर नहीं किया है, तो आखिरकार मर्डर कौन है? ऐसा बोलते हैं। तभी मैडम भी बोलती है, ये केस बहुत ही उलझते ही जा रही है, अब हम क्या करेंगे? विंग, तुम कैसे सॉल्व करोगे इस केस को? तो विंग बोलता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं माओ, मैंने कुछ सोच रखा है। ऐसा बोलती है। तभी मैडम भी बोलती है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम अब क्या करने वाले हो बच्चा? ऐसा बोलती है। तो विंग बोलता है, मॉम आप सब घर चले जाइए ना, मुझे कुछ काम है, मैं यहीं पर रहूँगा। तो मैडम भी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। वो हान की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, मैं इसे लेके जा रही हूँ अपने घर। तो हान बोलता है, मुझसे क्यों बोल रही हो, तुम लेके जा सकती हो इसे। तभी विंग बोलता है, ठीक है मॉम, आप जाइए ना, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा घर, मुझे कुछ थोड़ा काम है, उसके बाद मैं पक्का आ जाऊँगा मॉम। ऐसा बोलते। तो मैडम भी बोलते, ठीक है, हम सब चलते हैं। ऐसा बोलकर अपने सारे फैमिली के साथ और वहाँ पर जो भी थे सब लोग निकल गए थे कर कर। तभी विंग सिजन गा के पास जाता है, बोलता है, गा मैं जानता हूँ अब मुझसे नाराज है कि मैं इतनी बड़ी बात आपसे नहीं क्यों छुपाया, पर मेरी भी मजबूरी थी गा, बस मुझे गलत मत समझना। तभी सिजन बोलता है, मैं समझता हूँ विंग, तुम क्यों नहीं मुझसे कहे कर कर, कोई बात नहीं, अब सब कुछ सही हो रहा है तो मैं भी हैप्पी हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सिजन को कुछ समझ आता है, बोलता है, विंग मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो विंग बोलता है, क्या क्या कह रहे? तुमने उससे कॉल भी नहीं किया है, तुम्हारा बर्थडे भी हो गया है, पता है ना वो कैसे रिएक्ट करेगी? देखना, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम अभी भी वहां पर नहीं गए हो, यहीं पर तुम अटक गए हो, तुम कैसे समझाओगे उसे? तुम जानते हैं ना वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह इतना गुस्सैल है, कुछ भी नहीं समझती है, अपने सिद्ध में आ गई ना, वो किसी की भी नहीं सुनती है, हम क्या करेंगे? तभी विंग बोलते, मुझे भी बहुत डर लगने लगा है कि हम उसे कैसे संभालेंगे का। तभी सिचन बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसे भी संभाल लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसके शोल्डर को पैट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जाते वक्त वो विंग को देखकर एक स्माइल करते चले जाते हैं। और लैन को रैन और लैन जी तो घर की तरफ जा रहे थे, पर हमारे जो लैन जी हैं वो तो अलग ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसने तो प्लान किया था विंग की बर्थडे सेलिब्रेट करेगा कुछ ना कुछ तरीके से, अब वो क्या करेगा? इस केस में से उसका नाम तो अब हट चुका है। तभी वो सोचते वो कुछ तो ऐसा बहाना बनाकर कल विंग को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाएगा, उसे बातें करेगा, वो उसे उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेगा, उससे एक चांस मांगेगा अपनी गलती के लिए, उसे माफ करने के लिए बोलेगा। वो बहुत कुछ प्लान कर रहा था। ऐसा ही सब लोग अपने अपने घर में चले गए थे। अब वेन मैंशन पूरा खाली था। वेनिंग को बहुत ही आज ना एकदम खालीपन सा लग रहा था। वो एकदम रोते हुए कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चला जाता है और वो जल्दी से वहाँ सो जाता है। पर आधी रात को ऐसा लग रहा था कोई उस इंसान हमारी वेनिंग के कमरे में घुस गया था। वेनिंग सो रहा था, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गहरी नींद में सो रहा था, सिर्फ वो सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में घुस गया है। वो थोड़ा डर जाता है, डरते डरते धीरे धीरे उठते हुए खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि कौन है यहाँ पर? किसकी हिम्मत हुई कि मेरे कमरे में ऐसा चोरी छुपे घुसने की? कौन हो तुम? नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ऐसा बोलकर वो इधर उधर देख रहा था। वो लाइट ऑन करने की कोशिश ही करता है कि किसी इंसान के हाथ उसके मुंह पर लग चुके थे। हमारी जो विनिंग वो चीखने की कोशिश करता है, फिर भी वो चीख नहीं पाता है। वो इंसान धीरे धीरे कर उसे एक मिरर के सामने खड़ा कर देता है
और लाइट को भी चालू कर देता है। वनिंग जैसे ही उस इंसान को अपने सामने दिखता है ना, वो एकदम शॉक में हो गया था। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है उसे देखकर वो कुछ बोलने वाला था। तभी वो इंसान उसके मुंह पर और दबाते हुए बोलता है कि हाथ दबाते हुए इशारा करता है कि नहीं बात करने का। उसके बाद वो इंसान कुछ उसे बात करता है और वेनिंग सुनता है। और कौन इंसान वेनिंग के कमरे में आया और वो क्या बात किया हमें अभी पता नहीं चलेगा। हमें शायद इसके खुलने का इंतजार करना होगा। अब आगे हमारी जो विंग है बहुत देर बाद फाइनली जो क्या बोलते हैं जियांग मैंशन में चला गया था। जियांग मैंशन में जाता है। जियांग मैंशन में एकदम खाली थी। ऐसा नहीं थी कि वहां पर लोग नहीं थे। हाँ, जंक्षा था, यानली भी थी। यानली भी आज घर नहीं गई थी और जिंग परिवार भी जियांग मैंशन आ गए थे। सब लोग बैठे हुए थे और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मैडम यू से बात करने की। शायद हम गिल्ट की वजह से उन्हें बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फाइनली मैडम जिन आती है, बोलती सारा खाना तैयार हो गया, यू तुम खाना नहीं खाने वाली? तभी मैडम ही बोलते नहीं, विंग अभी आ जाएगा, हम उसके बाद हम सब साथ में खाएंगे। तभी ना कॉलिंग बेल बजने की आवाज आती है। तभी मैडम ही बोलते ठीक है वो आ गया। ऐसे बोलकर वो सर्वेंट को बोलती कि गेट खोलने के लिए। जैसे ही जो रूम का यानी कि उस गेट को खुला जाता है, विंग ना स्माइल करते हुए रहता। तभी मैडम ही बोलती है आ जाओ बैठ जाओ। तो बोलता जी मॉम। ऐसा बोलकर वो मैडम यू के पास जाकर बैठ जाता है। सब लोग बैठे हुए थे वहां पर, सब लोग बैठे हुए थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। तभी विंग बोलता है क्या हुआ सचिन, जंक्षा अंकल, सब लोग क्यों ऐसा चुप क्यों है, बातें नहीं करेंगे क्या? कुछ कुछ बहुत सीरियस बात है? ऐसा बोलता है। तभी बोलते कुछ नहीं बेटा, ना थोड़ा थक गए ना इसलिए। और हाँ, वेंड्रुगन के बारे में भी पता चला और हाँ वेंसिंग और वेनिंग के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तभी विंग बोलते हैं हाँ वो तो है। ऐसा बोलकर सब लोग ना बैठ खाना खाते हैं। वहाँ पर सिर्फ मैडम यू और विंग ना हंस हंस कर बातें कर रहे थे, बहुत कुछ बात कर रहे थे। जंक्षा तो सिर्फ देख रहा था, क्या बोल रहे थे, कुछ खालीपन सा था उसके मन में। उसे शायद आज बहुत दुख लग रहा था। शायद उसे एक बात ना उसके दिल पर जाकर लग गई जो हान ने कही थी। तुम्हें पता है विंग को 6 साल तक नहीं पता चला कि उसकी मॉम कैसी है। फिर भी बचपन से उसने कभी भी अपनी मॉम के खिलाफ एक लफ्ज भी बुरा नहीं सुनना चाहा और कभी भी नफरत नहीं किया। यही बात ना जंक्षा के मन में घूम रही थी। सही में वो भी महसूस कर सकता है, वो तो था ही ना विंग के साथ। हाँ, कितने बार जंक्षा अगर उसकी मॉम को डांटता है, विंग कितना प्रोटेस्ट करता है कि एक बार एक छोटा सा भी लफ्ज भी मैडम यू के खिलाफ ना बोले जाए। इसलिए कितने बार उसने खुद को ही हर्ट किया है। ये सब कुछ सोचते ही ना तो मुझे लगता है कि विंग इतना प्यार करता है उसकी मॉम से, पर क्यों वो अपनी मॉम की फीलिंग्स समझ नहीं पाया। शायद ये बात याली भी समझ गई थी। याली बोलती कोई बात नहीं। ऐसे बोलकर सब लोग खाते हैं। तभी याली ना जंक्षा को कुछ बहाने लेके जाती है। बोलती है जंक्षा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर देखो सब कुछ बीत गया है, बस अब सब कुछ सही है। अब से मॉम को कभी भी हम गुस्सा नहीं दिलाएंगे, सैड नहीं फील करवाएंगे, ठीक है? तो वो भी हक कर लेता है मॉम। ऐसे बोलकर जंक्षा चुप हो जाता है। तभी यानी बोलती है क्या हुआ, बात करो। तभी जंक्षा बोलता है सीचे हम कांगसे के साथ भी नहीं रह पाए, अंकल वे के साथ भी नहीं रह पाए, फिर भी विंग इतने साल तक हमारे पास ही था। मैं हमेशा से उसके साथ अलग सा महसूस कर पाता था, पर आज पता चला कि मैं वो क्यों महसूस करता था। तभी यानी बोलते हाँ वो हमारा सच में हमारा भाई है, सच में। तो जंक्षा भी स्मेल करता है। चलो हम यहाँ पर नहीं बहुत देर नहीं रह सकते, चलो। ऐसा बोलकर लेते जाते हैं कि सब लोग बातें कर रहे थे। तभी मैडम भी बोलती चलो सो जाओ। तो विंग की तरफ देखकर बोलती क्या कुछ बात है?
तो विंग बोलता है कुछ नहीं है मॉम, कल जाकर ही पता चलेगा कि क्या बात है। चलिए मॉम अब सोने चलते हैं, ऐसा बोलकर वो कहता है। तभी सब लोग ना अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग के रूम को पहले की तरह बहुत साफ सुथरा, सब कुछ नीटली अरेंज किया गया था। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जेंगसा भी सो जाता है और यानली के कमरे में यानली और उसके हस्बैंड यानली चुपचाप बैठी हुई थी। सभी हमारा दुश्मन कहता है क्या हुआ, क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा उदास क्यों है। तभी हमारी यानली बोलती है मुझे अपनी मोहन कौनसे की याद आ रही है, वो मुझसे कितने प्यार कर रहे थे। तुम्हें पता है आज जब मैंने उनकी फोटो देखी, उस वीडियो क्लिप देखा ना, मुझे मेरे बचपन की सारी बात धीरे धीरे याद आने लग गई। उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत गहराई तक था। शायद मेरी मॉम से भी ज्यादा मैं उनसे टच थी, पर मैं कैसे उन्हें भूल गई जिशवान। मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ ना, उनकी अच्छी बच्ची नहीं हूँ। सभी सिचुएशन बोलता है जो गया उसे हम याद कर कर कुछ नहीं कर सकते, वो बचपन की बात थी। तुम अभी भी उसे लेकर बैठ जाओगी क्या? चलो सो जाओ। अब देखो तुम्हारी मदर का आंख से नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई तो है, तुमने देखा तुम्हारे भाई ना हो बहू तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मॉम कागज की तरह ही दिखता है। दोनों की फोटोकॉपी है ना, जो तुम जितना प्यार कर सकते हो मुझसे कर लेना, ऐसा बोलते हैं। तभी यानली भी स्माइल करते हाँ तुमने सही कहा, ऐसे बोलकर वो भी गले लगाते हुए सो जाते हैं। तभी जो मैडम यू के कमरे में जिन फेनमैन जाते हैं, जिन पेमेंट बोलते हैं कि यू, तभी यू बोलती है अंदर आ सकते हो। फेनमियन मैडम यू के कमरे के अंदर आते हैं और एकदम घुटनों पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं यू मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं कितना बुरा हस्बैंड हूँ ना, मुझे ऐसा लगा कि तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि तुम एक बच्चों से इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो। पर मैं कभी जान नहीं पाया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे माफ़ कर देना, मैंने भी तुम्हें हर्ट कर दिया है ना, ऐसा बोलते हैं। तो यू तुरंत उनके पास आते हैं और बोलती है नहीं मेरा भाई ने एक अच्छा फैसला किया कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाया। तुम एक अच्छा हस्बैंड हो, एक अच्छा फादर भी। तुमने मेरी बेटे को बहुत अच्छा प्यार किया, तुमने उसे इतना प्यार किया कि उसके लिए मुझसे भी लड़ गए। तो मैं कैसे भला तुमसे नाराज रह सकती हूँ। मैं हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर कमरे में रह रही थी क्योंकि मैं जानती थी मैं अपने बेटे को हर्ट कर रही हूँ। फिर मैं कैसा उसी कमरे में तुम्हारे साथ रह सकती थी। मैं एक पल घुट रही थी, इसलिए मैं अकेला चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर मैं बोलते सच में तुम मेरे पर गुस्सा नहीं हो क्या? तुम हमारे कमरे में नहीं आओगी? तो यू स्माइल करते बोलते हाँ आऊँगी। तभी पेंगुइन बोलते हैं तुम बिजनेस वुमन बनना चाहते हो, बताया क्यों नहीं? तभी यू बोलती है मैं कैसे बताती, जब बीइंग हमारी ज़िंदगी में आया बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। और हाँ, बीइंग की जान को भी खतरा था, मुझे बहुत कुछ हैंडल करना था, इसलिए मैंने सब कुछ अपने अंदर ही दबा कर रख दिया, कुछ मत सोचना। तो पेंगुइन बोलते हैं ठीक है चलो। तभी ना पेंगुइन जाते जाते रुकते हैं और बोलते हैं यू और भी कुछ बात है क्या तुझे मुझसे कहनी हो? तो ये सुनते ही ना यू की चेहरा पूरा पीला पड़ जाती है। वो एकदम पेंगुइन को देखती है और थोड़ा अटकते हुए बोलती हाँ एक और बात है, शायद तुम्हें जानना है। वो एक बहुत सीरियस बात है, वो हमारी बीइंग से रिलेटेड है, मुझे पता नहीं, पर ऐसा कुछ बोलने वाली होती है। तभी पेंगुइन बोलते हैं हाँ तुम बता सकते हो, जब तुझे मन करे बताना, आज के लिए बहुत हो चुका, आज हम रेस्ट करेंगे, तुम कल बताना मुझे, ठीक है? ऐसा बोलते हैं। तभी यू ना ठीक है ऐसे बोलकर जा रही थी। तभी वो अपने मन में सोचती है हाँ एक और बात तो है, वो बहुत सीरियस है, शायद मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम कैसे लोगे मुझे नहीं पता, पर तुम्हें समझना चाहिए। ऐसा बोलकर वो भी चली जाती है। वो आज अपने हस्बैंड के साथ अपनी जो बेडरूम है वहाँ पर रहती है। आज सब लोग बहुत अपने अपने हैप्पी
लाइफ में थोड़ा पीसफुल चल रहे थे। और दूसरे ओर जहाँ पर लैंड मैंशन में जो हमारा लैंडजान था, वो सोच रहा था कि कल वो विंग से बात करेगा। भले ही अब इस केस के चलते विंग थोड़ा बिजी जा रहा है, फिर भी वो कल कुछ भी हो जाए वो विंग से बात करके ही रहेगा, ऐसा सोचकर वो सो जाता है। पर उसे पता ही नहीं है कि कल उसके सर पर क्या बॉम्ब गिरने वाली है, उसे आइडिया ही नहीं है। वो एकदम पीसफुली सो जाता है। सब लोग अपने अपने मैंशन में, या कहो सब लोग पीसफुल थे। अगले मॉर्निंग सब लोग उठ जाते हैं। अब जियांग मैंशन में याली बहुत जल्दी उठ गई थी। एज यूजुअल यू भी उठकर आज अपना पूरा फैमिली थे एक साथ, तो दोनों खाना बना रहे थे, एकदम हंसकर बातें करते हुए सब लोग बैठे हुए थे। तभी यू की मोबाइल में कुछ फोन आते हैं। यू जैसे ही बात करती है वो एकदम पैनिक कर जाती है। वो तुरंत जाकर टीवी को ऑन करती है। तब तक सब लोग नीचे आ रहे थे, बीइंग भी नीचे चल के आ रहा था। तभी उनके कान में पड़ती है कि जो वेन्निंग है वो उस केस को बहुत ही बड़ा इशू बना चुका है। उसने ये केस अभी इस पूरा अभी क्या बोलते हैं एफसीआई के अलावा भी अभी एक केस बहुत ही जो पॉलिटिशियन है उनकी नज़र में भी आ चुकी है। हमारी जो वेन्निंग है वो जस्टिस मांगा है कोर्ट से जाकर, हाई कोर्ट से जाकर उसे अपनी बहन को इंसाफ मिल सके। अभी तक उसकी बहन का मर्डर कौन है पता नहीं चला, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी बहन को इंसाफ देना चाहता है। ऐसा बोलकर वो कंप्लेन कर चुका है। अब ये केस बहुत सेंसेशन न्यूज़ बन चुका है पूरा चाइना के अंदर, ऐसा वो रिपोर्टर बोल रही थी। विंग सुनते हुए नीचे आ रहा था। तब यू बोलती है अब क्या करोगे, तुम्हारे पास कुछ क्लू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम कैसे बताओगे, पता लगाओगे। तो विंग कहता है उसका जवाब तो मुझे मिल गया कि मुझे कैसा पता लगाऊंगा। पहले मेरे पास अब सबके फिंगरप्रिंट्स थे, इसके चलते मुझे आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। अब ये केस बहुत बड़ा बन चुका है माँ, तो अब मैं किसी से भी जो वेनिंग और वेंचिंग से जुड़ा हुआ है उन सबसे मैं पूछताछ कर सकता हूँ और उन सबको मेरा जवाब देना होगा मेरे सवालों का, ऐसा बोलते हैं। तभी मैम ये बोलते हैं कि हमें भी आना पड़ेगा। तभी विंग बोलता है हाँ मैम, हमें अभी के अभी निकलना होगा। अंकल चीफ ने मुझे मैसेज किया कि हमें अभी के अभी आना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना जल्दी खाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर सब लोग आ गए थे और हमारा लैंसन तो विंग से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। सब लोग थोड़ा बिजी कॉन्वर्सेशन चल रहा था। वहाँ उस चाइना का जो बहुत पावरफुल लोग भी अभी वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि अब पूरा जो वेन इंडस्ट्री है वेनिंग के हाथ में आ चुकी है ना, और वहाँ का पुलिस भी अब इस केस में इन्वॉल्व है, इसलिए सब लोग वहाँ पर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। जैसे ही कॉन्वर्सेशन खत्म होते ही विंग खड़ा होने वाला था, खड़ा हो जाता है। तभी विंग देखता है कि लैंसन उसे देख रहा है, तो विंग पीछे की तरफ पलटता है। वो वांजी को फेस नहीं करना चाहता था, वो दूसरी ओर पलटता है, पर वांजी सब कुछ नजरअंदाज करके विंग के एकदम करीब चला जाता है। वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी कोई उस डोर को खोलकर अंदर आता है। बोलता है अरे डैडी अब क्यों नहीं आए, बताइए आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप क्या आपकी बेबी को बोल रहे हैं, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, ऐसा बोलते हुए एक छोटी सी 5 साल की बच्ची अंदर आ रही थी। सब लोग ये सडन रिएक्शन से एकदम स्टंट हो गए थे। सब लोग ना सिर्फ देख रहे थे। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और हाँ हमारा लैंसन थे वो एकदम स्टंट हो गए थे, और टू का भी कुछ हालत ऐसा ही था। सब लोग ऐसे ही देख रहे थे। तो तभी वो लड़की एकदम भाग कर आते हैं और विंग की गले से लग जाती है। बोलती है डैड अब क्यों नहीं आए, हम हमेशा आपकी बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, मैंने सोचा अगले दिन भी आप आ जाएंगे, पर अगले दिन भी आप नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या आप आपकी बेटी से प्यार नहीं करते हो।
सच में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। और वो यूं की तरफ देखती है और बोलती है, ग्रानी आप भी क्यों नहीं आई मेरे पास, आप भी मेरे पास क्यों नहीं आए ग्रानी, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी, ऐसा बोल रही थी। तभी जो मैडम यूं है उसके पास जाती है, उसे अपने गले से लगा लेते, बोलती, बेबी तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रानी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी चल रही थी इसलिए नहीं आई। मैंने सोचा अब मेरी बेबी हमारे साथ यहीं पर रह जाए। तो वो बच्ची बोलती, सच में अब मुझे वहाँ पर नहीं रहना वो पड़ेगा, मैं आपके साथ रह सकती हूँ रानी। तो वो भी बोलती, हाँ अब तुम मेरे पास रहोगे, मैं वहाँ पर अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कभी भी। तो वो लड़की बोलती, सच में, ऐसा बोलकर वो मैडम यू को किस करती है। और मैडम यू भी उस लड़की को अपने बहुत करीब खींचती है और उसकी पूरे चेहरे पर बारी बारी किस करना शुरू कर देती है। और उस बच्चे की नज़र जब लैंड स्टेशन पर जाती है, वो एकदम दौड़ कर जाती है, बोलती, अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया, क्यों आप मेरे पास चॉकलेट क्यों नहीं लेकर आए, ऐसा बोलकर वो सिचन को वो बनाकर दिखा रही थी। अब तक जो सिचन एकदम स्टंट होकर खड़े थे, वो एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपने कान पकड़ते हुए बोलते, सॉरी सॉरी अंकल, बहुत ज़्यादा बिजी चल गए ना, इसलिए हमारी बेबी को हम कुछ नहीं ले पाए, लेकर आकर दे पाए, अब तुम जो भी कहोगी ना तुम्हारे अंकल तुम्हें सब कुछ लेकर देंगे, ऐसा बोलती है। तो बच्चे बोलते, सच में अब मुझे मैं जो भी चाहूंगी अब लेकर दोगे ना। तो सिचन बोलता है, हाँ मैं दूंगा। पर वाघ जी तो पूरा फ्रीज हो गया। ऊपर से उस बच्ची को ध्यान से देख रहा था। वो बच्ची हो बहू वांग जी यानी कि हमारी विंग की फोटो कॉपी लग रहा था, यानी कि कार्बन कॉपी। उसकी मोल तक उस बच्चे के होठ के नीचे थे। ऐसा लग रहा था कि विंग जब बचपन में ऐसा ही दिखता होगा, अगर उसके सर पे बाल होगा ना तो ये और विंग दोनों एकदम क्या बोलते हैं, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी लग रहे थे, इतना सिमिलर था वो दोनों में। और जो कुरैन थे वो एकदम शॉकिंगली देख रहे थे। और हाँ, उनका शॉक और जब तक बहुत ज़्यादा लगा कि सब सिचन ने उस बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार किया, तब कुरैन तो समझ गया कि हाँ, सिचन तो पहले से ही विंग कहाँ पर है सब कुछ जानता था। इसका मतलब ये बच्चा, अगर विंग उसका फादर है तो मदर कहाँ पर, ऐसा बोलकर अब कुरन को इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपनी जो नेफ्यू है यानी कि लैन वांगजी का हालत समझ सकते थे, इसलिए वो तुरंत टाइम ना वेस्ट करते हुए बोलते, उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाते, बोलते, प्रिंसेस तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो बच्चे बोलते, आप कौन है, आपका नाम। तो जो कुरैन ना हंसते बोलते, मेरा नाम नैन कुरैन है, मैं सब तुम्हारा फादर को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है प्रिंसेस, ऐसा बोलते हैं ना। तो लड़की ना स्माइल करते बोलती, मेरा नाम वेचिया है, ऐसा बोलती है। तो कुरैन बोलते, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा बेटा तुम यहाँ पर अकेले आए हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो लड़की बोलती, मॉम, मेरा मॉम तो यहाँ पर है। तो कुरैन एकदम शॉकिंग से, यहाँ पर कौन, कहाँ है तुम्हारे मॉम। तभी वो बच्ची एकदम विंग पे जाकर गले लगाते हुए बोलती, यही मेरी मॉम है और मेरी डैड, यही मेरा सब कुछ है ना, मेरा मॉम वहाँ कौन है, ऐसा बोलती। अब कुरन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है, बनी पता है तुम्हारी बेटी मुझे परेशान कर कर छोड़ दिया, इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं है, सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो तुम्हारी बच्ची को, कितना शैतानी करती है पता है, ऐसा बोलते हुए अंदर डांटते हुए आती है। और उसकी नज़र सब जब सिचन पर पड़ती ना, वो एकदम सामने का पूरा तो नहीं देखती है, सिर्फ सिचन को देखती है। सिचन तो बहुत, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो एकदम दौड़ कर जाती है और सिचन को हक कर लेती है और उसकी चिक पर किस करते बोलते, सिचन बेबी तुम्हें मैं बहुत मिस किया, तुम नहीं क्यों नहीं मिलने है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी ये नीस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो जिससे ये हैंडल नहीं हो पा रही है, पता है हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते रहती है कि
आप मेरे काम नहीं करोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और आपको ना मैं अपनी सिचन का अंकल के पास भी नहीं आने दूंगी। मैं अपने अंकल से बताऊंगी कि वो आपसे नहीं बात कर। पता है इतनी सी बच्ची मुझे ब्लैकमेल करती है सिचन, मुझसे ये सब कुछ अब नहीं सहा जा रहा। ऐसा बोलकर वो अपना बकबक कह ही रही थी और वहाँ पर सब लोग एकदम स्टंड हो गए थे। और अब जो लैंड थे उनकी नज़र एकदम तिरछी हो गई थी। वो एकदम गुस्से से जो अमर लैंड सिचन की तरफ देख रहे थे और लैंड सिचन एकदम उनके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अब वो क्या बोले। उन्हें अभी इस बच्चे का सवाल भी देना होगा और वो लड़की जिस जो आते ही सिचन से इतना ज़्यादा चिपक रही है, कौन है ये और क्या रिश्ता है और यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर वो बच्ची ने कहा अब यही उसकी मॉम डैड सब कुछ है और अब हांग जी क्या रिएक्शन देगा। चलिए गाइस अगले पार्ट में देखेंगे क्या होगा। बाय बाय गाइस।